Good morning, my dear student. I am Vikas Kumar Sinha. Welcome to physics classes. इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 पे डिस्कशन हो चुका था। आज जो हम लाए हैं वो पार्ट 2 इसका लाए हैं। और पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आवेश का मात्रक और आवेश के गुण के बारे में डिस्कशन हो चुका था। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवेश की संकल्पना। तो इसमें होता क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट फंडामेंटल पार्टिकल। अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल आ गया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो आपका डिपेंडेंट होता है। लेकिन हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट पार्टिकल का, और इंडिपेंडेंट में भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश के पास परिमाण तो होता है लेकिन इसके पास दिशा नहीं होता है। इसलिए हम आवेश को अदिश राशि कहते हैं कि आवेश एक प्रकार का अदिश राशि है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पे धनात्मक आवेश होता है, और जब कोई तत्व या जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लेते हैं Na को हम लोग बोलते हैं सोडियम, राइट। अगर हम सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, यानी कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। और अगर मेरे से पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करने से पहले आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे 1। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन क्यों करता है, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट रखने के लिए करता है, राइट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होना। अब ये बताइए कि 8 होने के लिए इसे 7 चाहिए। ये 2 काम कर सकता है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। लेकिन इसके लिए इजली क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना, यानी कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, और त्याग करने के बाद ये बन जाता है Na+। अगर इसमें पूछा जाए कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 11। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया है, तो अब इसमें कितना बचा, तो हम बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 11 में से 1 अगर किसी को दे दे तो ये कितना बचेगा 10। और यहाँ पे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो क्या यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट किया गया है, नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है, इसलिए प्रोटॉन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्रोटॉन की संख्या 11 है तो यहाँ पर भी प्रोटॉन की संख्या कितना रह जाएगा, 11 रह जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ पे त्याग हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस होने की वजह से यहाँ पे कौन सा आवेश आ गया, प्लस। इसको हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैड पॉजिटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन।
क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हम बोलेंगे 17। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे 287। और हमसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो हम बोलेंगे 17। यहाँ पे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये भी कितना होगा 17। अब ये बताइए कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है कि बाह्य कक्षा, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्या आपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो ये 7 को त्याग कर सकता है। तो इसके लिए आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और ये क्या बन जाएगा Cl-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले कितना था 17, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिया तो अब कितना होगा 18। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वहां पे उस पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। ओके, अब हम अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि क्वांटाइजेशन क्या है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। क्वांटाइज का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मार्केट गए पेन लाने के लिए तो वहां पे पेन जो है क्या बोलते हैं, 1 पेन दीजिए, 2 पेन दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि यहाँ पे हमको 1.5 पेन चाहिए। तो क्या दुकानदार 1.5 पेन दे सकता है, नहीं ना। तो फिक्स क्वांटिटी का मतलब हुआ कि पेन जब भी मिलेगा तो 1, 2, 5, 100 की संख्या में मिलेगा, 1.5, 2 की संख्या में नहीं मिलेगा। तो क्वांटाइज का मतलब समझ में आ गया होगा कि यह जब भी मिलेगा तो किस क्वांटिटी में मिलेगा, फिक्स में मिलेगा। और उसी के अनुसार यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। वस्तु पर कुल आवेश को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश को एज्यूम कर लेते हैं E, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को मान लेते हैं N। तो क्या लिखा हुआ है कि वस्तु पर कुल आवेश कितना हो गया, Q, और ये किसका गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। यहाँ पे Q बराबर लिखा हुआ है N into E। Q का मतलब समझ में आ गया होगा, वस्तु पर कुल आवेश, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N का मतलब नंबर, और नंबर में हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 100। अब यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे प्लस आपका शो करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और माइनस आपका शो करता है इलेक्ट्रॉन का गेन। तो मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो हम बोलेंगे Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। इतना करने के बाद आप पहले इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। अब मैं बात करूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल का। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो तो उस तत्व में कुल आवेश का मान कितना होगा। न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमें क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है उस बात को लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात n = 4,
और E का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, तो 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम। और हमसे पूछा गया है कि उस तत्व में कुल आवेश का मान ज्ञात करें, अर्थात कैपिटल Q इक्वल टू व्हाट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E। और यहाँ पे हमें किसका वैल्यू चाहिए, Q का। हमें n का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू पता है, तो क्या हम कैपिटल Q का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। इसलिए कैपिटल Q बराबर प्लस माइनस n का वैल्यू 4 इंटू E का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 90 कूलम। और ये इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 4 इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। इट्स माय आंसर। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से किसमें आवेश का अस्तित्व नहीं है, और इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हमें कैसे पता करना है कि आवेश का अस्तित्व है या नहीं? तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि 1.6 यहाँ पे किससे गुना किया हुआ है, 1 से, अर्थात n का वैल्यू कितना, 1। यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 इंटू 1.6 कितना होता है, 3.2। और अगर हम यहाँ पे n की बात कर ले, ये कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 1.6 इंटू 3 कितना होता है, 4.8। क्या 1.6 में कोई संख्या से गुना करने पर, कोई इंटीजर से गुना करने पर 2.4 आ सकता है? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आवेश का अस्तित्व नहीं है, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम अगला टॉपिक की बात करते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का संरक्षित नियम। इसे हम इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि इन ए आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज विल रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, और अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में प्रक्रिया के पहले कुल आवेश तथा प्रक्रिया के बाद कुल आवेश का मान बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एक प्रकार का सिस्टम है जिसका बाउंड्री इंसुलेटर होता है, नॉट कंडक्टर। हम बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो बाउंड्री होता है वो आपका इंसुलेटर होता है, ताकि उसके अंदर का आवेश बाहर नहीं जा सके। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और न ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और जिस सिस्टम में ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और न ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और यहाँ पे इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है QI। Q का मतलब हो गया कुल आवेश और I का मतलब हो गया इनिशियल। और ये जो चिन्ह है वो चिन्ह होता है सिग्मा का, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है योगफल। तो प्रक्रिया के पहले कुल आवेश का योगफल, और ये QF का मतलब हुआ, Q का मतलब आवेश और F का मतलब फाइनल, यानी कि प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश दोनों क्या होता है, इक्वल। और अगर इक्वल होगा तो हम उसे बोलते हैं आवेश का संरक्षित नियम। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Na प्लस Cn माइनस, और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाता है, NaCl। ये वाला पार्ट जो आपका रिएक्टेंट है
वो बिफोर प्रोसेस हुआ अर्थात प्रक्रिया के पहले का है, और ये NaCl जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका प्रक्रिया के बाद का है अर्थात आफ्टर प्रोसेस हुआ। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे आवेश का संरक्षित नियम लागू होता है कि नहीं। तो हम पहले इसको यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, तब तक हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे संरक्षण का नियम लागू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, प्रक्रिया के पहले अर्थात बिफोर प्रोसेस, और अगला जो कॉलम होगा वो आपका आफ्टर प्रोसेस, और यहाँ पे कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, और यहाँ पे कुल आवेश। तो ये देखिए कि बिफोर प्रोसेस में धन आवेश की संख्या कितना है, 1 प्लस का मतलब हुआ कि यहाँ पे धन आवेश की संख्या कितना हो गया +1। और अगर हम कुल ऋण आवेश की बात करें तो यहाँ पे ऋण आवेश की संख्या कितना है 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1। अगर हम आफ्टर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे Na के प्लस कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है और Cl के माइनस भी कोई आवेश नहीं दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे कुल धन आवेश कितना होगा 0, और यहाँ पे कुल ऋण आवेश कितना होगा 0। अब यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो ये होता है समेशन ऑफ Q इनिशियल इक्वल टू +1 और -1 ऐड होके कितना हो जाएगा 0। और अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं और इसको हम लिखेंगे Q फाइनल 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे समेशन ऑफ Q इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ Q फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि यह आवेश के संरक्षित नियम का पालन करता है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज से संबंधित एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है कि 2 आइसोलेटेड सिस्टम है, एक आपका बिफोर प्रोसेस और दूसरा आपका आफ्टर प्रोसेस, और यहाँ पे इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितना आवेश है 3, +3 कूलम, -2 कूलम और +1 कूलम। और अगर हम बात करते हैं आफ्टर प्रोसेस के आइसोलेटेड सिस्टम में कितना चार्ज है 3, -1 कूलम, +2 कूलम, और यहाँ पे हमें इस आवेश के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट फॉलोज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यह ऊर्जा के संरक्षित नियम का पालन करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, अर्थात कैपिटल Q के वैल्यू को ज्ञात करना। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो क्या था, समेशन QI इक्वल टू समेशन QF, यानी कि प्रक्रिया के पहले कुल आवेश का योगफल इक्वल टू प्रक्रिया के बाद कुल आवेश का योगफल। अब ये देख लेते हैं कि प्रक्रिया के पहले, ये आपका प्रक्रिया के पहले हुआ और ये आपका प्रक्रिया के बाद हुआ, तो इनका योगफल इक्वल टू इनका योगफल। तो यहाँ पे +3 कूलम और समेशन का मतलब क्या होता है प्लस। अगला चार्ज क्या है -2 कूलम प्लस नेक्स्ट
चार्ज क्या है +1 कूलम, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए +1 कूलम इक्वल टू, अगर हम इस साइड की बात करें तो -1 कूलम प्लस 2 कूलम और प्लस कैपिटल Q। उसके बाद +3 कूलम प्लस माइनस 2 कूलम प्लस 1 कूलम इक्वल टू -1 कूलम प्लस 2 कूलम और प्लस Q। अब यहाँ पे 3 और 1 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 इक्वल टू 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 कूलम और प्लस में क्या बचेगा Q। क्या हम यहाँ से Q का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा 2 कूलम -1 कूलम इक्वल टू +1 कूलम। इट्स माय आंसर। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले, और ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त हुआ, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स का नियम। ओके, थैंक यू।